मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शय पर ख्वाब देखे थे। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। इधर एक अरसे से शायरी में बहुत कुछ आ गया है। ज़बान में वाकई एक तो फ़र्क ये आया कि उर्दू दां लोग उस तादाद में नहीं बढ़े जिस तादाद में आबादी बढ़ी। इस सफ़र में आपने अपने आप को कितना तब्दील होते देखा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। बचपन में और लड़कपन में इंसान जो कुछ देखता है, सुनता है, पढ़ता है, वो उसको उम्र भर याद रहता है। गीता का जो आपने ट्रांसलेशन किया बड़ी सहल ज़बान में, मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस बहाने में पढ़ने को मिली। इस पूरे सिनेरियो को अकील नुमानी बहैसियत शायर कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि ये जो आपने कहा कि नई नस्ल के कुछ लोग, उन्होंने इसको सतही नहीं लिया, कुछ लोगों ने, बल्कि इसको देखा, इसकी बैकग्राउंड को पढ़ा, शायरों को पढ़ा और यहाँ तक के अरूज भी पढ़ा। और वो जो हिंदी बैकग्राउंड से आए उसमें वो लोग ज़्यादा हैं, वो काबिल कदर भी हैं, उनका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। और ये तसल्ली की बात है कि हमारे बाद भी ये सिलसिला जारी है। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शय पर ख्वाब देखे थे। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। लग़ज़िशें हौसलों में होती हैं, राह में पेचो खम नहीं होते। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इज़हार तो होने से रहा। जो समझदार समझता है मुझे, वो समझदार तो होने से रहा। मैं मिसरा जानता था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं थी। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पढ़ने दिया। एक खुश मिजाज शख्सियत, सादा दिल इंसान और माहिर फन शायर अकील नुमानी, दौरे हाजिर में शायरी का एक संजीदा नाम। आगे सूफियाना घराने और बुजुर्गों का अजीम सिलसिला, और पीछे उस्तादाना महारत से रोशन शायरी के अनगिनत नए नए चराग। मुनफरिद लबो लहजा और गजल की नई जमीनों के साथ दुनिया भर की जमीनों का सफर। अकील नुमानी की शायराना शान की पहचान आप बयां करते हैं और प्रोफेसर वसीम बरेलवी का वो यकीन भी बढ़ाते हैं जो उन्होंने बरसों पहले कुछ यूं जाहिर किया था। अकील नुमानी की शायरी में जिंदगी की वो रमक मौजूद है जो उन्हें नई समतों का एतबार बनाएगी। बहुत बहुत इस्तकबाल अकील नुमानी साहब आपका बज़्म खास के इस खास शो एक मुलाकात में। मैं सबसे पहले बज़्म खास का शुक्रिया अदा करूँगा, उसके तमाम इराकीन का, ओहदेदारों का, ज़िम्मेदारों का, और ख़ास तौर से वेद गुप्ता साहब जिनसे मेरी मुलाकात भी है और उनके सामने बैठकर शेर पढ़े हैं, तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत बाज़ौक़ आदमी हैं और शायरी के दीवाने हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला एक आपके ज़रिए शुरू किया जिससे ये फ़ाइन आर्ट्स के फ़नकार उसके प्रेमियों से, उसके मोहब्बत करने वालों से रूबरू होंगे और उनके बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। तो और ख़ास तौर से ये काम आप अच्छी तरह संभाल रहे हैं, आपने मुझे भी याद किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका एक बार हमारे शो में। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपको चाह रहा हूँ कि 70s में ले चलूँ, जहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल आती है, प्यार से मेरी तरफ देखने वाली तस्वीर, दिल बहलने का जरिया है ख्याली तस्वीर, कर रहा था मेरी तस्वीर से बातें कोई, मुझको आते हुए देखा तो छुपा ली तस्वीर। हाँ, 70s के
मतलब ये लेट 70s का ज़माना था जी और अकील नोमानी साहब कुछ इस लहजे में जी जी जी। गुफ्तगू कर रहे थे। अब वो एकदम शुरुआत थी, जी शुरुआत थी। मेरी उम्र क्या रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल की उम्र रही होगी। तो ये मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी बहुत मशक़ के बाद, ये पहली गज़ल थी। तो ये जो पहली गज़ल का जो फ्लेवर था वो कहीं आज भी बड़ा मैच्योर होके आपकी शायरी में आता है। ये जो सफ़र है, इस सफ़र में आपने अपने आप को कितना तब्दील होते देखा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। मैं और पीछे जाना चाहता हूँ, 75, 74 बल्कि और 73। मैं एक सूफ़ी घराने में पैदा हुआ। वालिद मेरे सूफ़ी थे। थोड़ा बहुत कभी कभार एक आध शेर भी कह लिया करते थे, लेकिन बाकायदा अपने शायर होने का उन्हें दावा नहीं था। तो 19 मई 1958 शुजातपुर, शुजातपुर छोटा सा और गाँव, छोटा सा गांव, और वहाँ एक सूफ़ी घराना, मोहम्मद नूर खां साहब आपके वालिद, और मुसाफिरी बेगम जो आपकी वालदा, वो हयात हैं माशाल्लाह से। तो ये जो एक सूफ़ी घराने का असर, इसने आपकी तरबियत पर या आपके शायराना तरबियत पर कितना असर डाला? एक तो मैं ये बताऊँ आपको कि शुजातपुर जो गांव बहुत छोटा सा, आज भी छोटा सा ही है। मेरी पैदाइश और मेरे उस उम्र तक जब मैं आ गया कि जब स्कूल में एडमिशन होता है बच्चे का, तब भी वहाँ स्कूल नहीं था शुजातपुर में। मेरे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर एक गांव था। उसके प्राइमरी स्कूल में वालिद साहब ने मुझे ले जाकर एडमिट कराया स्कूल में। उनको तालीम की अहमियत मालूम थी। खुद वो फ़ारसी और उर्दू पढ़े लिखे थे, इसके अलावा कोई और ज़बान नहीं जानते थे। तो जो सूफ़ी एक ख़ास माहौल होता है सूफ़ियों का, हमारा सिलसिला हमारे वालिद का ऐसे ख़ानदान से था जहाँ कव्वाली भी होती है। आहा, क्या बात है। तो वो हर साल कव्वाल आते थे, कव्वाली गाते थे। आदमी की तबीयत माइल होती है शायरी की तरफ उसे सुन के। गाँव और उस दौर की तो कव्वाली जो है बड़ी रूहानी, क्या अच्छी गज़लें। जी जी जी। अमीर खुसरो के कलाम, अमीर खुसरो, बेगम शाह वारसी के कलाम, जिगर मुरादाबादी के कलाम, मिर्ज़ापुरी, अनवर मिर्ज़ापुरी के कलाम। क्या बात है। क्या क्या वहाँ लोग, अच्छा गाँव के अनपढ़ लोग तक जी मौजू तबा थे। हाँ। मौजू तबा मतलब शेर को बहर के साथ याद रखने वाले लोग, और उसमें कुछ गाने वाले लोग भी थे। बड़े मुकम्मल पुख्ता लोग थे। जी जी जी, गाते भी थे, बरजस्ता इस्तेमाल भी करते थे शेर का, सुने हुओं का। और उसमें कोई अनपढ़ आदमी तुकबंदी भी कर लिया करता था। तो बचपन में और लड़कपन में इंसान जो कुछ देखता है, सुनता है, पढ़ता है, वो उसको उम्र भर याद रहता है। बेशक, वो नक्श बड़े गहरे होते हैं दिल पर, ताउम्र रहते हैं वो ज़िंदगी भर। तो वो सूफियाना माहौल था, उसका एक अपना रंग होता है। शायरी को वहाँ पर एक ख़ास दर्जा हासिल होता है, और उसके बाद उस शायरी को गाए जाने का भी, जो कि कव्वाल अदा करते थे। उसको देख के तबीयत में मौजूनियत आई उस माहौल में। वालिद साहब कभी कभी शेर कह लिया करते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि मैं भी कुछ कोशिश कर रहे थे। तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर स्कूल में दाखिला कराया, और 5 साल मैं वहाँ गांव से पैदल जाता था, पैदल आता था। उसके बाद 6ठी जमात में, 6th में एडमिशन लिया। वो गांव भी 2 किलोमीटर दूर था घर से। वहाँ भी 3 साल, 6ठा, 7वां, 8वां वहाँ से किया। उसके बाद मीरगंज, जहाँ मैं अब रहता हूँ, राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज है, वहाँ पर 9th से इंटर तक, वो घर से 3.5 किलोमीटर है। जो मेरा पैतृक गांव है शुजातपुर, जिसे आबाई गांव भी कहते हैं हम, वहाँ से आता था मीरगंज में। तो कितने गहरे नक्श होते हैं, उस वक्त की याददाश्त कितनी अच्छी होती है कि मुझे वो श्लोक भी याद हैं जो मेरी ज़बान नहीं थी, क्योंकि मैंने 5वां क्लास उर्दू मीडियम से किया था। अच्छा। 6ठे क्लास तक मैं हिंदी नहीं जानता था। 6ठे से हिंदी शुरू की, उसमें अनिवार्य संस्कृत थी। वो हमारे टीचर थे मलखान सिंह, वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा। तो संस्कृत के श्लोक वो तरन्नुम में याद करवाते थे कि इस तरह आपको जल्दी याद होंगे। तो औरों का बच्चों को मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस तरन्नुम के सहारे से जल्दी याद कर पाता था उनको। वो मुझे आज भी याद है कुछ। इरशाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या बात है। वो आज तक याद है मुझे, क्योंकि वो उसका फ्लो जो बहर में वो मुझे याद है। या गजाननम भूत गणाधिशेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
क्या बात है। या कुंद्युंद तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, ये सरस्वती देवी के लिए। तो ये मुझे आज भी, मैं उर्दू का आदमी था लेकिन ये इसलिए याद है कि वो तरन्नुम में सुनाते थे और वो उम्र ऐसी थी कि जल्दी याद होता है और जहन और दिल पे नक्श हो जाता है, तो मुझे अब भी याद है। और बड़ी मुतरन्निम भाषा लगती है मुझे संस्कृत, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसको और आगे तक पढ़ नहीं पाया। यहाँ तक के जो संस्कृत की किताबें हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, तो वो हिंदी का अनुवाद पढ़ा मैंने, हिंदी में पढ़ी। और आपकी इत्तला के लिए ये भी है कि उसका मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी नसर में जी हाँ मेरी खबर पे। रामपुर मेरी ननिहाल है जी, और वहीं मैं शागिर्द हुआ जलील नोमानी साहब का शायरी पर इसला लेने के लिए। वहाँ का माहौल भी अच्छा लगा मुझे। रामपुर तो एक रामपुर पूरा का शायर माशाल्लाह, और कैसे कैसे शायर हुए। हाँ, अभी हम पिछले एपिसोड में ताहिर फराज साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। जी। तो रामपुर पर एक बड़ी तवील गुफ्तगू उनसे हुई। बड़े तो मौसीकी का और सबने कायम चांदपुरी से लेके बहुत नाम वहाँ पर, और वहाँ के लोगों ने फिल्मों में भी लिखा, और अदबी नाम भी बड़े बड़े हैं वहाँ के। शाद आरफी का नाम बहुत बड़ा है। तो मैं वही पूछने वाला था आपसे कि एक सूफी घराना, वालिद सूफी, जहाँ वालिद साहब की रखी हुई किताबें जब उर्दू पढ़ना आ गई थी तो उनकी किताबों पे हाथ साफ करते थे, वो पढ़ते थे हम। उसमें क्या मिलता था पढ़ने को? बेदम शाह वारसी का मजमूए कलाम, जिगर मुरादाबादी का मजमूए कलाम, अमीर खुसरो के कलाम। एक फारसी कलामों की किताब थी, तो कव्वालों से हम फारसी कलाम सुनते थे, मतलब नहीं जानते थे क्या हुआ, सुनने में बड़े अच्छे लगते थे। नमी दानम च मंजिल बूत शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बूत शब जाए के मन। वो फिर हम अपने वालिद साहब से पूछते थे कि इसका क्या मतलब हुआ। वो फारसी जानते थे, वो बता दिया करते थे। तो कुछ ना कुछ उससे भी हासिल हुआ। और जब मैं 8वीं में क्लास में पढ़ता था तो हेड मास्टर थे जूनियर हाई स्कूल के, अब्दुल वहीद साहब, वो एक नज्म पढ़ा रहे थे कोर्स की किताब में। ढला दिन सुनहरी हुई सथे आब, पहाड़ों में छुपने लगा आफताब। फिर उसको गुनगुनाया कि इसको ऐसे पढ़ा करो, ढला दिन सुनहरी हुई सथे आब, पहाड़ों में छुपने लगा आफताब। तो मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा? बोले ये शायरी को, मिसरों को तोलने का तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा आज। बहर, हाँ, उन्होंने क्या, फिर उन्होंने कहा ये फ़ाइलुन फ़ऊलुन मफ़ूलुन फ़ाइलातुन, ये बोले बाट हैं इसे तोलने के। और उनकी अपनी ज़बान में, वो शायर नहीं थे लेकिन उन्हें ज़ौक़ था एक सुनने, शेर पढ़ने सुनने का। बोले ये है बाट इसके। अब हम बोले इस मिसरे की जगह बाट रखते हैं, तोलते हैं। ढला दिन फ़ऊलुन, सुनहरी फ़ऊलुन, हुई सत फ़ऊलुन, हे आब फ़ऊल। वाह, फ़ऊलुन 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 फ़ऊल। बोले यह है इसका वज़न। अब आप कहीं से एक पीस इसका हटा दें मिसरे का, जो हमने 4 पीस किए हैं, और ये इसमें एक बाट रख दें तो बराबर ही रहेगा। वो बराबर ही रहेगा। कैसे रहेगा? ढला दिन फ़ऊलुन हुई सथे आब, फ़ऊलुन फ़ऊलुन हुई सथे आब, ढला दिन सुनहरी फ़ऊलुन फ़ऊल। जी, उस दिन से जहन में बैठ गया ये, इसको देखना। और इसी वजह से आपके यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो भी गज़लें आती हैं वो पूरे अरूज और पूरे पुख्तगी के साथ बहुत शुरू से कोशिश ही करता हूँ। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त भी है पीछे आपके शागिर्दों की। हाँ, वो शागिर्द मैं नहीं, उन्हें दोस्ती कहता हूँ, शागिर्द नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि उस्ताद कहा जाऊँ। बहरहाल मैंने उस्ताद से जो कुछ सीखा उनके पास बैठकर, 8 दिन में, हफ्ते में मैं जाता था उनके पास। कभी कभी 1 घंटा खाली बैठ के चलाता था, और वो शतरंज खेलते रहते थे किसी के साथ, बात नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं फिर जाता था। तो उन्होंने जो कुछ बातें बताई वो मैंने जहन नशीन कर ली, उतार ली जहन और दिल में। और अब मेरी कोशिश ये होती है कि तो ज़बान जो हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू की ज़बान जो उसका मेयार है, वो मजरू ना हो, उस पर कोई चोट ना आए इस्तेमाल करते वक्त, एक शाइस्तगी हाथ से ना जाए। जो बेहतर सूरत बात को कहने की हो सकती है वो मैं कोशिश कर लेता हूँ, उसके बाद भी कुछ रह जाए तो सलाह आम है यारान नुक्तदा के लिए कोई कुछ कह सकता है। तो अकील भाई, 70 का जो दहाई था वो आपकी शायराना जो सलाहियतें हैं उनके लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा गोल्डन पीरियड कहूँगा मैं उसको, कि उस वक्त आप शायरी की तरफ आपका एक अफेक्शन भी हो रहा था, शुजातपुर से रामपुर का आना, और उसी दौरान पहली बार आप शायर भी हुए उर्दू रिसाले में। और उसी वक्त मेरे ख्याल से लेट 70s में या अर्ली 80s में आपने पहला मुशायरा पढ़ा। 80 में, हाँ, वो छोटा सा प्रोग्राम 80 में, और वो बरेली में पढ़ा मैंने। वहाँ IVRI एक इंस्टीट्यूट है,
तो वहाँ एक मुशायरा था, उसमें बुलाया गया मैं, और वो मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो वालों ने रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद वो जब रिले हुआ, अब वो रिले लफ्ज़ भूल गए हम, टेलीकास्ट जब शुरू हो गया है तो वो रिले होता था, प्रसारण। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी आवाज़ रेडियो पर सुनकर। हाँ, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उम्र थी मेरी 21 साल। ओके। हाँ, 21 या 22, बस 58 की पैदाइश है और 80 की बता रहा हूँ आपको बात, तो 22 साल उम्र हो गई है, ये उम्र थी। कौन सी गज़ल थी वो? उसका मतलब ये है, हम अगर तुम में ज़म नहीं होते, हम अगर तुम में ज़म नहीं होते, तुम में ज़म नहीं होते, तुम कभी मोहतरम नहीं होते। क्या कहने? लग़ज़िशें हौसलों में होती हैं, राह में पेचो खम नहीं होते। क्या कहने? ये शेर थे उस वक्त। बचपन से आपको गानों का बहुत शौक था। मोहम्मद रफ़ी आपके फेवरेट सिंगर हैं। शायरी का रिश्ता था ना उससे। शायरी होगी तब गाई जाएगी। और उस वक्त आपने कोई गज़ल गुनगुनाई थी जो किसी गीत पर थी, तो वो ऐसी कोई गज़ल बनी थी? ये गज़ल थी जो एक पाल की फिल्म में गाना था जी, खुदा हाफिज रदीफ थी उसकी। मैंने गज़ल जो कही वो सुनाता हूँ आपको। इरशाद। तुझको जाना है जा खुदा हाफिज, मेरे साथी तेरा खुदा हाफिज। याद आया तेरा जुदा होना, जब किसी ने कहा खुदा हाफिज। हाफिज। तो ये उसका तासुर था और ये मैंने अपनी तरह से कहा। शेर इसमें और भी हैं। डूबना ही मेरा मुकद्दर है, ऐ मेरे ना खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हक बयानी ही जिसका फ़न हो अकील, ऐसे फ़नकार का खुदा हाफिज। आपका एक शेर मुझे और याद आ रहा है कि सिर्फ ले दे के यही एक कमी है हम में, हम एक शख्स को इंसान समझ लेते हैं। तो अकील भाई, आपके इस शेर की रोशनी में मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये कि शायरी हमेशा से हमने आप बड़ों से, आप सीनियर्स से ये सीखा है, सुना है कि मानवीयता की बात करती है, ये इंसानियत की बात करती है और समाजी जो हुकूक हैं उनकी बात करती है। लेकिन इधर एक अरसे से शायरी में बहुत कुछ आ गया है, उसमें बाज़ार भी आ गया है, उसमें इस्तरहीन ज़बान भी आ गई है, बहुत तासुब लहजा भी आ गया है। ये शायरी की सेहत के लिए और पूरी की पूरी हमारी जो उर्दू तहज़ीब चली आ रही है उसके लिए आप किस तरह देखते हैं? गज़ल में उसकी डेफिनेशन तो ये थी कि महबूब से गुफ्तगू, बेशक, लेकिन इसमें मोहब्बत के अलावा, इश्क के अलावा दूसरे मज़ामीन तो मीर के ज़माने से ही आना शुरू हो गए थे। जी। अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, तो अब ये गज़ल से बाहर की बात थी, उस जो मायने थे उसके उस दायरे से बाहर की बात थी। हाँ। या गालिब बाजी चे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, या कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। तो ये भी उससे अलग का है। हाँ। अच्छा, ये बागियाना तेवर जो दिखावे के लोग होते हैं, जो कहते कुछ हैं और ख़ुद उसके ख़िलाफ़ करते हैं, तो उसमें बाइस शामिल था और उसके ख़िलाफ़ शायरी हमेशा रही है। अब बात रही कि उसमें और दुनिया के मज़ामीन, समाज के, सियासत के, ये सब आना शुरू हो गए, या रिश्तों के, तो ये कुदरती अमल है। अगर कोई चीज़ बदलेगी नहीं ज़माने के साथ साथ तो मिट जाएगी। अब सवाल ज़बान के मेयार की। जी। ज़बान में वाकई एक तो फ़र्क ये आया कि उर्दू दां लोग उस तादाद में नहीं बढ़े जिस तादाद में आबादी बढ़ी। ठीक है, आबादी के हिसाब से नहीं बढ़े हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से नहीं बढ़े। तो अब हम आपसे मुखातिब हैं, तो कोशिश ये रहती है कि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए और मैं वहाँ से गुफ्तगू करूँ जो लफ्ज़ आप समझ लें। वाह वाह क्या बात है उस बात की, मुंह से निकली और समझ में आ गई। क्या बात है। तो ये कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने ये जो ख़राबी आई है, सतहियत ज़्यादा, इब्तिज़ाल भी है कहीं कहीं, तो ये मुशायरों की वजह से हुआ।
जी। उनके सामईन जहाँ अब एक 5,000 लोग मुशायरा सुन रहे हैं, तो 5,000 लोग अहले ज़ौक़ नहीं हो सकते एकदम सामने बैठे हुए। उनमें भी परसेंटेज अहले ज़ौक़ की वही होती है जो है सचमुच। लेकिन अब वो ज़्यादा लोगों से दाद लेना चाहते हैं, ताली बजवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए वो वाकई तहज़ीब और उर्दू दोनों के लिए, ज़बान के लिए भी नुकसानदेह है। ये मैं इतराफ़ करता हूँ। यही मैं आपसे आगे भी पूछना चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट के तमाम जितने ममालिक हैं, अमेरिका भी आप मुशायरे पढ़ के आए, और हिंदुस्तान में तो गालिबन हर उस शहर में जिसमें काफ़ी पढ़े ज़िंदगी ही हो गई है, ऐसा कहा जाए, खाक छानते हुए खाक छानते हुए। तो जब आपने शुरू किया जी 70s में, जी, और अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़र्क लगता है कहन में, शायरों के अपनी सोच में, और ये जो नई नस्ल आ रही है जिसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं कि बड़ी पुख्तगी से आ रही है, एक बहुत बड़ी तहज़ीब उर्दू गज़ल में आ रही है, जो मतलब पूरी तैयारी के साथ आ रही है। तो इस पूरे सिनेरियो को अकील नुमानी बहैसियत शायर कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि ये जो आपने कहा कि नई नस्ल के कुछ लोग, नई नस्ल नहीं आ रही है, उसके कुछ लोग जिनमें शायरी का टेस्ट है, या जो राग़िब हुए इसकी तरफ, मुतवज्जो हुए शायरी की तरफ, तो उन्होंने इसको सतही नहीं लिया कुछ लोगों ने, बल्कि इसको देखा, इसकी बैकग्राउंड को पढ़ा, शायरों को पढ़ा, और यहाँ तक के अरूज भी पढ़ा। अरूज तक से वाकिफ़ होकर आ रहे हैं कुछ लोग, और वो जो हिंदी बैकग्राउंड से आए उसमें वो लोग ज़्यादा हैं। लेकिन वो जो एक भीड़ मुशायरे का अट्रैक्शन जिनको लाया कि जल्दी से मैं 2-4 गज़लें हुई नहीं और मुशायरे में पहुँच जाऊँ और बस जल्दी से गालिब बन जाऊँ और खूब शोहरत मिल जाए, वो लोग फिर तैयारी नहीं करते, ज़बान का मुताला नहीं करते। जो लोग मुताला करके, स्टडी करके आ रहे हैं और दिल से आ रहे हैं इस तरफ, वो काबिल कदर भी हैं, उनका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। और ये तसल्ली की बात है कि हमारे बाद भी ये सिलसिला जारी है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे बात करते करते और याद आ रही है, और वो भी पूछता चलूँ मैं आपसे कि आपके अदबी किस्से बड़े मशहूर होते हैं मुशायरों में, ख़ासतौर से सफ़र में। हाँ, वो कुछ तो मैंने औरों से, अपने सीनियर से सुने जी, और कुछ ये खाक छानते हुए मुझे मिले जी, तो उससे लुत्फ़ दिलावर फ़ख़ार साहब का, और वो उसका यूँ किसी ने, हालांकि उन्होंने खुद ही शायद ये किस्सा चाहे गढ़ा हो या सच हो, लेकिन वो हम तक लोगों से पहुंचा, वो ये था कि एक शख्स ने उनसे कहा, साहब एक साहब की शादी है, मुझे सेरा एक कह दीजिए तो मैं वहाँ पढ़ दूँगा। वो जब चले गए तो एक और साहब आए कि साहब एक साहब का इंतकाल हो गया है, अच्छे मियाँ का, बन्ने मियाँ का शादी थी, और अच्छे मियाँ के शायद वो कुछ ऐसे नाम थे, तो वो मुझे ताज़ियती तौर पे एक पढ़ना है साहब, कुछ शेर पढ़ना है, वो लिख दीजिएगा। तो उनसे भी कह दिया कि शाम को ले जाना, उनसे भी कह दिया। तो हुआ ये कि उन्होंने कागज़ पर एक तरफ शेरा लिखा, उसी कागज़ पर दूसरी तरफ वो ताज़ियती शेर लिख दिए। जब वो शेरे वाला आया तो उससे कहा उतार लो, वो रखें, उस पर से नकल कर लो। तो उसने बजाय ऊपर से नीचे के नकल करने के एक लाइन इधर की उतारी और एक उधर की उतारी, मरसिए की। वो समझा ऐसे ये लिखा है, शेर इस तरह से है, ये एक मिसरा ये, एक मिसरा वो, थे एक ही ज़मीन में। तो उसका मतलब ये बना कि बन्ने मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ये शेरे का मिसरा था। फिर अगला मिसरा उसका मतलब यूँ पूरा किया कि कह दो किसी से फूल बिछा दे मज़ार में। और फिर आखिरी ये था कि यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। और फिर उसने वो मिसरा था कि हम क्या रहेंगे जब ना रसूल खुदा रहे। आपके यहाँ गज़ल जो है वो किस तरह आती है? आप उसके साथ रहते हैं गज़ल, या वो आमद? देखिए भाई, मैं बात अभी पहले हो रही थी कि गज़ल लब और रुखसार तक महदूद नहीं रही। शायर अपनी सोसाइटी से बेखबर नहीं रह सकता। गीता का जो आपने ट्रांसलेशन किया बड़ी सहल ज़बान में, ये आपको कहाँ से अचानक से? हमारे एक दोस्त हैं खुशदीप बंसल, उन्होंने एक बार अभी पिछले साल 2020 में उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने गीता का हिंदी अनुवाद किया है, वो मैं आपको देता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इसे उर्दू में कर दें। तो मैंने वो कबूल कर लिया और मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस बहाने वो पढ़ने को मिली।